एक पारिवारिक कहानी। भूख से बेहाल चारपाई पर बैठी हुई बूढ़ी माँ बार बार रसोई की ओर देखकर मन ही मन सोच रही थी कि उसके लिए अभी नाश्ता आएगा। लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी नाश्ता नहीं आया। फिर वह खुद जाकर रसोई के अंदर देखती है तो नाश्ता तो ख़त्म हो गया था। जब बहू से पूछा तो उसने भी जवाब दिए बिना ही मुंह उल्टा फेर लिया और अपने कमरे में चली गई। बूढ़ी माँ यह सोचते हुए कि कोई बात नहीं, नाश्ता खत्म हो गया है तो मैं दोपहर में खाना खा लूँगी, वापस आकर उसी चारपाई पर बैठ गई। इतनी भूख के बाद भी वह सोचने लगी, मेरे से ज़्यादा खाने की ज़रूरत मेरे बच्चों को है। वह लोग पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, आखिर माँ तो माँ ही होती है ना, खुद भूखी रहकर भी पहले बच्चों को ही खिलाएगी। सोचते सोचते दोपहर हो गई। बूढ़ी माँ ने बहू को आवाज़ लगाई और कहा, बहू अभी तो मुझे खाना दे दो, मेरी भूख से हालत खराब होती जा रही है। तभी कमरे के अंदर से आवाज़ आती है कि क्या पूरे दिन भूख भूख भूख, न जाने आपको कितनी भूख लगती है। दूसरा तो कुछ काम है नहीं आपको, अगर इतनी ही भूख लगती है आपको तो बाहर टेबल पर चने रखे हैं, वही खा लो, भूख मिट जाएगी। आज दोपहर का खाना मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम सबका पेट भरा हुआ है, हमने नाश्ता भरपेट कर लिया था और अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ, इसलिए खाना रात को आकर ही बनाऊंगी। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत उदास हो गई। बेटा तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ खाने के लिए बना लूँ क्या? बहू गुस्से से बोली, अब एक के लिए खाना बनाओगी क्या आप? फिर बहू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सासू के आगे थाली को जोर से रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर वह पर्स लेकर घर से बाहर चली गई। जब चावलों को फ्रिज में रखा गया था तब भी वह खराब ही थे, उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। सासू ने बहू के जाने के बाद वह चावल गुस्से से कचरे के डिब्बे में डाल दिए। उसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपनी चारपाई पर जाकर सो गई। बहू ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह उसका भी घर था और मैं खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी माँ अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। उतने में उनका बेटा दिनेश उधर से आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरे लिए घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। माँ बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगता है तू वही कर। उसके बाद दिनेश बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे किराए पर कोई नहीं लेगा। मैं चौंक गई और बोली, पर रूम छोटा है और वह तो स्टोर रूम है, मैं उधर कैसे रहूँगी और टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? दिनेश बोला, माँ तू आंगन का टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर पर ही रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देंगे तो उसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी तो ही तो वह रूम किराए पर लेंगे ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? माँ कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, ऊपर छत पर जो कमरा है वह भी तो हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुविधाएं हैं। उस पर दिनेश बोला, नहीं माँ वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह रूम हमने अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मीना के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए यह रूम तो मेहमानों के लिए रखना ही पड़ेगा। मैं सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसी का रूम किराए पर देने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी, इसलिए दिनेश ने जो कहा मैं उस पर ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। घर में किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए नए किराएदार का नाम विजय था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज मीना और दिनेश अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वह देखता था। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे बूढ़ी माँ विजय को अपने बेटे जैसा मानने लगी। विजय भी आते जाते माँ का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। दिनेश और मीना को माँ से कुछ लेना देना नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। मीना बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था।
माँ तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंख बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उसी घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसका कोई दूसरा सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ता था। कभी कभी माँ को बहुत रोना आता था और मैं विजय को अपने मन की बात बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब उसके पिता कमाते थे तब हम दोनों को घर में बहुत मान सम्मान मिलता था और दिनेश का पूरा पैसा बच जाता था। जब उसके पापा काम करने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने घर खर्च में मदद करने के लिए बेटे को कहा, तो यह बात दिनेश के मन को बहुत लगी। पर अब वह करता भी क्या, शर्म से और मजबूरी से उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा था। उसके व्यवहार से साफ साफ पता चल रहा था। इसी बीच मेरे पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई और हम उनको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी, दिनेश पैसे बचाने के लिए आधी ही दवाई लेकर आता था और बाद में तो दिनेश ने दवाई लाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात को उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। मैं बहुत घबरा गई और वह भागकर गई और दिनेश के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी और कहने लगी कि पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, चल हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरी बात खत्म होने से पहले ही दिनेश बोला, माँ मुझे आप सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं रात भर अपने पति के पास चिंता में डूबी हुई बैठी थी। कभी छाती पर तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी उनको भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। दिनेश रोने का नाटक करने लगा। मीना तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने पर बहुत दुख हुआ हो। सबसे ज़्यादा धक्का तो सिर्फ मुझे लगा, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ थर-थर कांप रहे थे, जैसे कि वह कहना चाहते हो कि अब तुम लोग रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। कुछ समय बाद जैसे जैसे दिन बीते मेरे दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी कि इनकी लापरवाही नहीं होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मीना और दिनेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। मुझे भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए अब मैं उन दोनों से कोई भी उम्मीद नहीं रखती थी और उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उसका किराएदार विजय उसके पास आया और बूढ़ी माँ को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह माँ मीना और दिनेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। दिनेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर तक माँ ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, दिनेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और मीना तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और मैं हंसकर बोली, यह बात सही है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर में से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटा और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे लोग यहाँ रहेंगे। यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर दिनेश और मीना दोनों ही चौंक गए। दिनेश और मीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि माँ घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि माँ की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। माँ का कहना सुनकर दिनेश गुस्से में बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम पर है। माँ गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तड़पाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था।
इसलिए मैंने सोचा कि बेटे को झूठे प्यार के जाल में फंसाने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। दिनेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना, थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। माँ ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार की सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्दी से जल्दी यह घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर माँ अपने रूम में चली गई। दिनेश और मीना शांत माँ को जाते हुए देखते ही रह गए। माँ ने अपने जैसे बुढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। विजय की मदद से वृद्धाश्रम भी अच्छे से चलने लगा था। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।